तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की ही रहेगी। सपा कांग्रेस की संयुक्त पीसी में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि बची हुई 63 सीटों पर सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे, जिनको रावण भी कहा जाता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश की एक सीट सपा को देगी। कांग्रेस को मिली 17 सीटें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, देवरिया, बाराबंकी, मथुरा, सीतापुर, प्रयागराज, महाराजगंज, देवरिया, फतेहपुर सीकरी और बांसगांव है। लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। दिल्ली में आज से नवे रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकीस इसके चीफ गेस्ट हैं। वो 21-22 फरवरी को भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। रायसीना डायलॉग 2024 के थीम चतुरंग है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मित्सोताकीस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकीस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद, ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। किसान आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। सरकार के नुमाइंदों और किसानों के बीच में बात करने के बाद भी बात बनी नहीं, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान का ऐलान किया था। इसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर पूरे दिन काफी तनातनी का माहौल बना रहा। किसान और पुलिस में झड़प चलती रही। एक तरफ पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर अड़े रहे। हालांकि इन सभी के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों के दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए टाल दिया है, ताकि किसान आगे की रणनीति बना सके। तो पुलिस और किसानों के बीच पूरे दिन तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहीं। किसानों ने जींद और खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए ऐलान किया था कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। इस बीच किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। मिट्टी से भरे हुए कट्टे, कंक्रीट की दीवार, इन सभी चीज़ों को तोड़ने के लिए किसानों ने पुरजोर तैयारियां की थी। टिप्पर, पोकलैंड, तमाम मशीनें लेकर के बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। किसान आंदोलन को लेकर के बॉर्डर पर काफी तनावपूर्ण माहौल बन चुका है।
इस बीच एक किसान की मौत भी हो गई, जिसे देखते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि अगले 2 दिन के लिए हम दिल्ली कूच को रोक रहे हैं और हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप ज्यादातर जो ब्लू कलर की ड्रेस में देख पाएंगे वो निहंग हैं और इन किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे। किसानों ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली कूच रोक दिया है। इस बीच सरकार ने किसानों से शांति की अपील करते हुए बातचीत का न्योता भी दिया, लेकिन किसान और केंद्र के बीच ये 5वें दौर की बैठक होगी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों को एमएसपी सहित सभी मुद्दों पर 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने और समाधान खोजने के लिए वार्ता में शामिल होने की अपील की है। मुंडा ने कहा, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे वो एमएसपी हो या फिर फसल विविधीकरण। हम बातचीत के जरिए ही समाधान निकाल सकते हैं। मैं उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, उनसे शांति बनाए रखने और ऐसा समाधान खोजने की अपील की है जो सभी के लिए अच्छा हो। आगे लेकर किसी भी चीज़ का समाधान, आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। किसी भी चीज़ का समाधान। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया में इस बार देश के 20 राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से करीबन 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चरण में अल्पाइन स्काइंगिंग और नार्डिंग स्काइंग और स्नो माउंटेनियरिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस बार अलग अलग प्रदेशों के एथलीट भी प्रतियोगिताओं में रुचि दिखा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मैं खेल मंत्रालय का आभारी हूं जिन्होंने हमें इस प्रकार की सहायता की है और आज खेल की अवसंरचना के मामले में पीएम के कारण जम्मू ने अपना विशेष योगदान दिया है। एथलीट्स और उनके कोचेज आए हैं देश भर से और बेहतरीन इंतजाम हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया है। मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय का आभारी हूं जिन्होंने हर प्रकार की हमें सहायता की है और आज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर ने अपना एक विशेष योगदान बनाया है। मैं बाहर से आए हुए सभी एथलीटों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 4 दिन पूरे देश की निगाह यहाँ होगी। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, मेरा फर्ज है कि मैं केंद्र और किसान संगठनों के बीच में पुल का काम करूं। 21 साल के शुभकरण की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ। मैं शुभकरण के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार अगर नहीं रोकती तो किसान आगे बढ़ जाते। ਜਾਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ? हरियाणा ने क्यों रोक लिया? हरियाणा नाल तो कोई झगड़ा ही नहीं। किसान आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप से खास बातचीत की, सुनिए। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बैरियर पे अड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं जो बड़े लंबे समय से ईवीएम को लेके मुद्दा उठाए हुए हैं। बात करते हैं वकील साहब से। वकील साहब,
किन मुद्दों को लेके आप पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो हमारा मुद्दा है, एक ही मुद्दा है, ईवीएम। हम उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं लगातार। हालांकि इस देश में मुद्दे बहुत हैं। किसानों की समस्या, आप मैं यहाँ किसान आंदोलन में खड़ा ही हूँ शंभू बॉर्डर पर, तो किसानों की जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो समस्या का समाधान होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया निजीकरण करके, मजदूरों की मांगे हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो सही मायने में देश के असली मुद्दे हैं। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन का मसला हो, चाहे पुरानी पेंशन का मसला हो, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो इनमें भी सबसे भयानक मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा, जो इस देश में बहुत बुरी स्थिति में है आज की तारीख में। तो मुद्दे सब हैं, लेकिन इस मुद्दों की जो जड़ है वो है ये सरकार, और ये सरकार तब तक नहीं हटेगी जब तक ईवीएम नहीं हटेगी। तो इसलिए हमारी नजर में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ईवीएम का मुद्दा। उसी को लेकर हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। वकील साहब, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो कि ईवीएम को टारगेट? दोनों को कर रहे हैं, बल्कि तीनों को बोल दो। ईवीएम को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटेगी, मोदी सत्ता हट जाएगी, मोदी सत्ता हट जाएगी, देश बच जाएगा। और मोदी सत्ता को और बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है, इसलिए हम तीनों के विरोध। आप शंभू बॉर्डर पे आए हुए हो जी। किसान अपनी मांगों को लेकर। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।